हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रोहित सर एक बार पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने गणित विषय से लेसन सेट नंबर 4 का वीडियो डाला था और आप लोगों के पास भेजा था। आशा है आप लोग उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। आज मैं मॉडल सेट 5 को हल करूंगा। आशा है अभी तक आप लोग सभी चारों सेट को बना चुके होंगे और सभी फार्मूला को भी याद कर चुके होंगे। किसी भी दिन आपके परीक्षा की तिथि की घोषणा हो सकती है, अतः आप लोग रिवाइज करते रहें और मॉडल सेट 5 को भी अच्छी तरह से हल करें। पिछले मॉडल सेट की तरह ही इस मॉडल सेट में भी कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। इन्हें हम बारी बारी से हल करेंगे और सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 विषय गणित। पहले प्रश्न को हम एक बार पुनः दोहराते हैं। 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, इसको जब हम करेंगे तो पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से 75 बार, फिर 3 से 75 बार और 5 से 25 बार, और फिर 5 से ये डिवाइड होगा 5 बार। 5 में 25 से 5 से 25 में जब डिवाइड करेंगे तो इस तरीक़ा से 225 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा जो कहता है ये है कि एलसीएम ज्ञात करें। इसमें 130 और 420 है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 10। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। एलसीएम बराबर पी इंटू क्यू बटा एचसीएफ बराबर 130 गुने 420 बटा 10। 10 से 0 कट गया तो 130 गुने 42 गुना करेंगे तो 5460। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अब इसमें हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एचसीएफ ए और 8 बराबर 4, एलसीएम ए और 8 बराबर 24, तो ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पी इंटू क्यू। तो वैल्यू रखेंगे। एलसीएम 24 गुने एचसीएफ है 4 बराबर ए गुने 8। तो ए बराबर हो जाएगा 24 गुने 4 बटा 8। 8 से 24 3 बार में कटेगा, ए बराबर आ जाएगा 4 तिया 12। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न हम लोग आते हैं। एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप में है, तो यह संख्या निम्नलिखित में से क्या है। 4q + 1 यह विषम संख्या होगा। इसका सही विकल्प होगा बी, क्योंकि 4q + 1 जो लिखा हुआ है तो 1 जो है वहाँ विषम संख्या है। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। 2/1 बराबर हो जाएगा 2। इसका सही विकल्प होगा सी। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 दिया हुआ है यदि शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -2 हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 है और अल्फा इंटू बीटा -2 है, तो बहुपद होगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हो जाएगा x² - 3x - 2। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां प्रश्न में हम देख रहे हैं एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में कह रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक शख्स को 3 जगह डिवाइड कर रहा है, मतलब काट रहा है। तो इस तरह से शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इसका सही विकल्प होगा डी। अब हम लोग आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न जो है समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 बराबर 0 तथा 4x - 5y + 6 बराबर 0, ये इसका क्या हल होगा। अद्वितीय होगा, अनंत होगा या कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हम a1/a2 देखेंगे तो 2/4 आएगा, b1/b2 देखेंगे तो 3/-5 आएगा, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। यह इस कंडीशन पर आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका सही विकल्प होगा ए। 9वां प्रश्न की ओर आते हैं। समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल है। जब हम y बराबर 0 का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर 0 मतलब x अक्ष, और y बराबर -5 ग्राफ खींचेंगे, दोनों ग्राफ समांतर आएगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी। 10वां प्रश्न की ओर आते हैं। समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y +
12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। मतलब इससे जो हम रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, फिर वही a1/a2 वाला पर सेट करेंगे तो a1/a2 बराबर 6/3 2 आएगा। फिर b1/b2 यह भी आएगा -2/-1 2 आएगा, दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः समांतर रेखा प्राप्त होगी। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो नहीं होगा। इस स्थिति में समांतर होगी, तो 10वां का विकल्प हो जाएगा बी। 11 नंबर x + 3y = 5 2x - y = 3, तो x का मान क्या होगा, तो इसको हम समीकरण 2 को 3 से गुना करके इसके बाद जोड़ देंगे, तो 7x = 14, x बराबर आएगा 2। इसका आंसर होगा सी। 12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यदि x = 2 और y = 3 समीकरण का हल है तो k का मान ज्ञात करें। तो x और y का मान रख देंगे और x का 2 और y का 3, तो वैल्यू अपने आप आ जाएगा। 2 दूनी 4 + 3 = 7, के बराबर आ जाएगा 7। तो 12 का सही विकल्प होगा डी। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न। x + y = 16 x - y = 2, इसका एक हल होगा। क्या होगा, दोनों को हल करेंगे तो x बराबर आएगा 9 और y बराबर 7। इसको हम विकल्प से भी चेक कर लेंगे। तो x बराबर 9 और y बराबर 7 1 में रखेंगे तो 9 + 7 16, ठीक है। और 9 - 7 2, दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 14वां प्रश्न, द्विघात समीकरण का घात निम्नलिखित में से होगी। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 14वां प्रश्न का बी। 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर भी द्विघात समीकरण से है। मूल कैसा होगा, मूल का प्रकृति बताना है। इसका विविक्तीकरण निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac, तो ये आएगा -6 का स्क्वायर 36 - 4, तो बराबर आएगा 32। 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक और असमान होगा, इसका आंसर होगा बी। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न, इसमें जो है मूल अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -3/1, तो इसका -3 होगा, तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा डी। 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। द्विघात समीकरण x² - 6x + 3 = 0 का विविक्तीकरण होगा, तो डी निकाल लेंगे, b² - 4ac, तो -6 का स्क्वायर 36 - 4 × 1 × 3, तो हो जाएगा 36 - 12 बराबर 24। डी का वैल्यू 24 आएगा, लेकिन हम 17 में देख रहे हैं 24 दिया ही नहीं है, तो इसका सभी विकल्प गलत है। तो 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो वास्तविक मूल न हो, तो वास्तविक मूल न हो तो मूल काल्पनिक है। इसका मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब b² - 4ac < 0। इसका सही विकल्प होगा सी। 19 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण x² - 2x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। मूल समान हो मतलब d बराबर 0 करेंगे, इस पर बैठाएंगे तो हल करने के बाद 4k बराबर 4 आएगा, k बराबर 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। इसका सही विकल्प है बी। अब आते हैं इसका 20वां नंबर प्रश्न। x² - x - 6 = 0 ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसका मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। इसको तोड़ देंगे, -x है तो -3x + 2x, x कॉमन लेंगे तो x - 3 + 2 कॉमन ले लेंगे x - 3, तो x - 3 और x + 2 = 0 आया, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 3 और -2 आएगा। इसका मतलब इसका विकल्प सी सही है। अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 21वां पद, प्रथम पद ए हो, सारवंतर डी हो, तो एपी का nवां पद क्या होगा, तो an बराबर a + n - 1 × डी। ये फार्मूला है डायरेक्ट, इसको हम लोग याद रखें। देखो यहाँ पर फार्मूला से भी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए फार्मूला याद रखना जरूरी है। पहला तो डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा और दूसरा इस पर हम प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। तो 21वां का सही विकल्प होगा डी। 22 नंबर, एपी दिया हुआ है, इसका 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद मतलब a + n - 1 डी, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। 30वां पद बराबर a + 29 डी, तो ये a + 10 + 29 × -3, 10 - 87 बराबर -77। इसका सही विकल्प होगा सी। अब हम लोग आते हैं 23 नंबर प्रश्न। एक एपी दिया हुआ है, एपी में प्रथम पद जो है
AP में प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 5 और d बराबर 2। तो an है 27, तो n निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d पर बैठाएंगे, तो इससे हम हल करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 12। इसका सही विकल्प होगा a। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। विषम संख्या का योग, इसमें दिया हुआ है विषम संख्या का योग निकालना है 15 पदों तक। तो 1 + 3 + 5 15 पदों तक। इसमें a जो है 1 है, d हो गया 3 - 1 2, n बराबर हो गया 15। तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d, इस पर बैठाएंगे तो इसका वैल्यू जो है आ जाएगा 225। इसका सही विकल्प होगा सी। 25वां प्रश्न की ओर आते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो इसका सही विकल्प होगा सी बराबर। अब आ जाते हैं 26वां नंबर प्रश्न। 26वां नंबर प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह थेल्स प्रमेय है। तो इसका ए नंबर होगा समान। ये थेल्स प्रमेय कहता है, इस मतलब स्टेटमेंट है थेल्स प्रमेय का। इसको हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। 27वां प्रश्न। 27 हम लोग देखते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका सही विकल्प होगा डी। 28 नंबर आते हैं निम्नलिखित में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। तो समरूपता का 3 कसौटी है, ए, SSS और SAS। तो यहाँ पर हम लोग ASA समरूपता का कसौटी नहीं होगा। तो 26वां का आंसर हो जाएगा डी। 28वां का आंसर होगा डी। 29 नंबर एक समलंब ABCD, AB समांतर DC। तो AB समांतर DC है समलंब और AB बराबर 2CD है। तो AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चूंकि AOB और COD समरूप है त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा AB²/CD²। तो AB के जगह 2CD रख देंगे तो 4CD²/CD²। तो इसका अनुपात आ गया 4:1। इसका सही विकल्प होगा सी। अब हम लोग आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो 30वां का सी आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। 31 नंबर आते हैं प्रश्न। किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः 5 और 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई होगी। तो h बराबर √p² + b² पर बिठाएंगे तो आ जाएगा h बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इसका सही विकल्प होगा डी। 32 नंबर प्रश्न। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम होती है, कौन होती है, जो लंब होती है, स्पर्श बिंदु। तो इसका सही विकल्प होगा ए स्पर्श बिंदु। 33वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 33वां प्रश्न कहता है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध है। हम जानते हैं व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो 33वां का सही विकल्प होगा बी, समांतर होती हैं। 34वां नंबर आते हैं ओ केंद्र वाले वृत्त की P और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो OAP का मान कितना होगा। तो O केंद्र वाले वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो OAP। तो OAP कितना होगा। तो OA स्पर्श रेखा है और P त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो OAP का मान होगा 90 डिग्री। 34वां नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा सी। 35वां नंबर O केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ और PR स्पर्श रेखा हो और QPR 80 डिग्री हो तो ROQ निकालना है हम लोग को। ROQ कैसे निकलेगा। तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ROQ बराबर 180 - 80 100 डिग्री। इसका सही विकल्प होगा सी। अब आते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। इसका सही विकल्प होगा बी। 37वां प्रश्न की ओर आते हैं। 60 डिग्री केंद्रीय कोण तथा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। r 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। और ये 37वां प्रश्न में r है 14 और थीटा 60। वैल्यू रखेंगे तो 60/360 × 22/7 r²। इसका वैल्यू आएगा 308/3 और इसका सही विकल्प होगा सी। 38वां जो है सेम क्वेश्चन है 37वां की तरह ही।
r 21 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फिर उसी फार्मूला पर बिठाएंगे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही विकल्प होगा बी। 39 नंबर प्रश्न, r बराबर 7 सेंटीमीटर यदि दिया हुआ है तो क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न हमारा कहता है कि यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो 40वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39वां जो प्रश्न था उसमें जो है हमारा आंसर आ रहा है 77 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का, लेकिन 77 दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह विकल्प जो है गलत है। अब हम लोग आते हैं 40वां प्रश्न की ओर। 40वां है कि यदि वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर हो तो कोण का मान कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो इसका सही विकल्प होगा सी। इस तरीक़ा से हमारा यह सेट समाप्त होता है। आप सभी मन लगाकर पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें, और यदि इस चैनल से आपको लाभ हो रहा है तो इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास भेजें ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। निश्चित रूप से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।